हाय दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मैं आज आपको पॉलिटी में संघ पढ़ाऊंगा, जिसमें संघ भाग 5 जो है, संघ अपना उसको मैं पढ़ाऊंगा भाग 5। ठीक है। इसमें आपका भाग क्या है आज आपका? आपका है भाग 5। भाग 5 में क्या दिया है? संघ। संघ संघ में से एक तरह से जब मान के चलिए आप केंद्र सरकार, जिसमें आर्टिकल आपका जो आर्टिकल है, जो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल आपका है 52 से 52 से। और ये जो 52 से है आपका संघ का 52 से 151 तक है। इसको रोज़ डेली देखते हुए चलेंगे। जैसे संघ संघ जैसे केंद्र सरकार के कितने, भारत सरकार के जितने अंग हैं उसको हम संघ के तौर पे देखते हैं। इसमें संघ में कौन कौन शामिल आपको मैं बता दूं। देखिए आपका है संघ। इसमें देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका कार्यपालिका। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कार्यपालिका। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कार्यपालिका। ठीक है। और नंबर दूसरे पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विधायिका। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विधायिका। ये हो जाएगा विधायिका। और नंबर तीसरे पे क्या आती है? तीनों से मिलकर होते हैं न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। ठीक है, ये है न्यायपालिका। और इसी में एक पार्ट आता है आपका सीएजी का। ठीक है, यहाँ पे चौथा आपका एक है सीएजी। ठीक है। अब कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका में 52 से 78 आर्टिकल 52 से 78 तक आपका क्या दिया हुआ है? कार्यपालिका दिया हुआ है। और जो 78 है और यहाँ से देखिए 79 से 123। ठीक है, ये 123 जो है, इसको हम कह सकते हैं 123 जो दिया हुआ है आपका, इसको कहते हैं विधायिका। और ये आर्टिकल 124 यानी कि 124 से लेके 147 क्या दिया है आपका? न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। सीएजी को दिया है 148, मतलब आर्टिकल 148 से 151 तक। ठीक है, ये आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और सीएजी, जो कि सीएजी एक सर्वेक्षण का कार्य करती है, जो भारत सरकार की जो कोई पैसा वैसा कहाँ खर्च होता है, कैसे होता है, उसका विश्लेषण देती है। इसको आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या करते हैं। अब देखिए संघ की कार्यपालिका, आज हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे संघ की कार्यपालिका। ठीक है, ये है आपका संघ की कार्यपालिका। ये क्या है? संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। ठीक है। अब ये संघ की कार्यपालिका का मतलब ये है कि इसमें संसद वंसद सब आ जाएंगे। इसमें क्या आते हैं संघ की कार्यपालिका में? अपने क्या आते हैं? पहले आते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे किसको? अपने राष्ट्रपति। ठीक है। फिर आएंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। नंबर थर्ड, उस कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। कौन आएगा? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। कौन आ जाएगा? मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये आपके हो गए मंत्री परिषद हो गए। ठीक है। और उसके बाद जो है सीएजी का कर देंगे, भारत सरकार के कार्य कर देंगे उसमें, वो सब छोड़िए। तीनों चीज़ हम अपने अनुसार देखेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए आपका क्या है। अब मैं इसमें आपको राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को लेके चलूँगा। हाँ, कि आपका राष्ट्रपति जो है, मैं संघ की कार्यपालिका में जो पहले है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें क्या है? मैं भारत का राष्ट्रपति, ये जो दिया है आपका भारत का राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है। इनका आर्टिकल क्या है आपका? आर्टिकल 52 से 62। ठीक है, आर्टिकल 52 से 62। आर्टिकल 52 से 62 है। और आर्टिकल 52 में क्या दिया है पता है आपको? यहाँ देखिए, यहाँ आर्टिकल 52 क्या कहता है आपको? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। क्या होगा? यह संवैधानिक प्रमुख होगा। यह संवैधानिक यह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, ये होता है आपका संवैधानिक प्रमुख। ठीक है।
अब देखिए जो संवैधानिक प्रमुख है ये संविधान के अनुसार अपने आप को से स्थिति को मेंटेन करते रहते हैं, ठीक है। यह भारत का प्रथम नागरिक होगा। राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, आपको अच्छी तरह पता है भारत में संसदीय प्रकार की जो व्यवस्था है, ठीक है, भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था है जिसमें देश के दो प्रमुख होते हैं, ठीक है। क्या होता है यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ दो होते हैं, ठीक है। यहाँ अगर जैसे लोकतंत्र है गणतंत्रात्मक है इसलिए दो लोग रहते हैं, और यही एकल रहता अमेरिका जैसा रहता तो फिर यहाँ पे एक ही रहते हैं, वो भी राष्ट्रपति सर्वे सर्वा रहता है। लेकिन यहाँ क्या अपने यहाँ दो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, एक राष्ट्र का प्रमुख होता है, एक सरकार का प्रमुख होता है। जो राष्ट्र का प्रमुख होता है उसको राष्ट्रपति कहते हैं, और जो सरकार का प्रमुख होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्र का प्रमुख जो है हमारा वो राष्ट्रपति है, ठीक है। और क्या है राष्ट्र का प्रमुख राजा या रानी, जबकि सरकार का प्रमुख क्या होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो भारत में क्या है, भारत में जो हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन है, भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, और यहाँ सरकार का प्रमुख कौन होता है, यहाँ सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। देखिए भारत में राष्ट्र के प्रमुख हैं, ठीक है, राष्ट्र के प्रमुख को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, ये हमारे राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्र के प्रमुख को हम कह रहे हैं। तथा संविधान सभा में राष्ट्र की जगह राष्ट्रपति नाम का सुझाव संविधान समिति के द्वारा दिया गया, क्या के सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था, इसको ध्यान रखिएगा, 30 अप्रैल 1947 को। हाँ, उसके बाद क्या दिया गया था, राष्ट्रपति के नाम की मंजूरी मिल गई थी इसी समय, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है 58 क्या कहता है यहाँ पे 58, इसमें जो है 58 है आपका, जो इसमें राष्ट्रपति 52 से 62 तक दिया है। तो इसमें आप देखिए 58 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं। आर्टिकल 58, मैं आपको आर्टिकल 58 पढ़ा रहा हूँ। आर्टिकल 58 ये क्या कहता है, ये है राष्ट्रपति की योग्यताएं, क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता में क्या है, भारत का राष्ट्रपति कौन हो सकता है, ठीक है। भारत का इसमें लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष से आयु उसकी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम तो 35 वर्ष दे दिया है, लेकिन अधिकतम का इसने में कोई जिक्र नहीं किया गया। अधिकतम राष्ट्रपति का चुनाव कौन कितने साल तक लड़ सकता है, इसका अधिकतम का कोई जिक्र ही नहीं है। राष्ट्रपति की योग्यता में उनकी आयु को न्यूनतम का जिक्र किया गया है 35 ईयर, लेकिन अधिकतम ओवर एज मतलब अधिकतम एज की इसमें कोई भी संविधान में हमारे कोई भी चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। ये नहीं कि 65 या 62 ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कभी भी राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप। और क्या है, ये लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, किसमें, लोकसभा में, ठीक है, सदस्य बनने की योग्यता ये रखते हो, ठीक है, सदस्य नहीं रखते हो, बस योग्यता उस योग्य होने चाहिए। तो इनकी इतना होना चाहिए कि भारत के लोकसभा मतलब जो लोकसभा का चुनाव होता है वो जो राष्ट्रपति है भारत का वो लोकसभा के में चुनाव लड़ने योग्य होना चाहिए, बस योग्यता रखता, और लाभ के पद पर न हो, वो कोई लाभ का पद धारण न करता हो, ध्यान रखिएगा। क्या इसमें, वो लाभ का कोई पद धारण नहीं करता हो, नहीं करना चाहिए उसको, सीधी सी बात है। अब देखिए, और जो कि भारत में जो कि लाभ का पद जो है ना, भारत के संविधान में इसको परिभाषित नहीं, कहीं भी नहीं किया गया है कि कौन सा लाभ का पद है कौन सा नहीं है। इसका क्या है आर्टिकल 52 में, इसमें क्या, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति संघ सरकार के प्रति लाभ के पद पर नहीं है, क्या है, इसको ध्यान रखिए, नहीं है। लाभ का पद क्या होना चाहिए, संघ और राज्य सरकार की स्थानीय और उसमें जो अपना कार्य करते हैं उसको लाभ का पद कहा जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ना, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है कि निर्वाचन की अन्य योग्यताएं निर्धारण करने का अधिकार किसमें, 71(3) में है, क्लास 3 में दिया है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ेगा, ठीक है, के तहत संसद को दिया गया है। हाँ, संसद ने 1952 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बनाया, कौन सा अधिनियम, 1952, ठीक है, जिसके तहत एक अनुमोदक और एक प्रस्तावक, ठीक है। पहले क्या होता था, एक अनुमोदक और एक प्रस्तावक और जीरो राशि, उस टाइम क्या थी, जीरो, कोई भी राशि जमा नहीं, जमानत राशि कोई भी चीज़ उस टाइम जीरो थी, कोई किसी भी, जैसे अभी 10,000 15,000 रुपये जमानत राशि जो होती है उसका कोई उस टाइम जिक्र नहीं था।
अपने उसमें, ठीक है। 1974 में क्या हुआ कि 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की आवश्यकता हुई और 2500 रुपये की राशि इन्होंने लगा दी, ठीक है, 1974 में। फिर 1997 आया, 1997 में इन्होंने क्या किया, 50 ठो प्रस्तावक होने चाहिए, 50 ठो अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है, और 15,000 की राशि लगा दी। क्या किया इन्होंने, 15,000 की राशि का चेक जो कि आरबीआई को दे होगा, किसको दे होगा, आरबीआई को, यानी कि निर्वाचन आयोग को, आरबीआई को दे था, ठीक है। ये जो राष्ट्रपति का मैं बता रहा हूँ आपको, योग्यता के योग्यता में ही आएगा, इसको ध्यान रखें। जमानत राशि जो होती है वो चुनाव लड़ने के बाद वापस हो जाती है, लेकिन एक शर्त है कि कुछ वोट, मतलब क्या है, जमानत राशि जब्त कब कर ली जाएगी, जब कुल वैध मत का जितना भी वोट पड़ा उसमें वैध, जैसे इनवैलिड नहीं, वैलिड वोटों को कई काउंटिंग होगी, जिसमें काउंटिंग के समय वैलिड वोट को 1/6, टोटल का 1/6 अगर आपने प्राप्त ना किया हो, आपको 1/6 वोट नहीं मिले हैं टोटल वोट का, तो आपका क्या होगा, आपकी जो जमानत राशि है वो जमानत जब्त हो जाएगी और आपकी वो राशि वापस नहीं की जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या कहता है, इसमें देखिए, एक हमें लग रहा है कि 53 है, सॉरी ये 53 है, ठीक है। राष्ट्रपति की योग्यता 53 में आएगी, हाँ ये 53 है, ठीक है। अब 54 आता है, क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 54 आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, कौन, निर्वाचक मंडल, इसमें निर्वाचक मंडल, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसमें लिखा है सीधे सीधे राष्ट्रपति को कौन का निर्वाचन कौन करेगा, कौन राष्ट्रपति को वोट करेगा, कौन राष्ट्रपति को वोट नहीं करेगा, इसका ध्यान रखिएगा आप। 1 मिनट रुकिए, मुझे थीम चेंज करने दीजिए, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बैकग्राउंड जो है वो सही नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये सही है। राष्ट्रपति के पद के लिए वोट कौन डालता है, आपको पता है, डालने वाले की मतदाता नहीं निर्वाचित कहते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति में होता है उसको कौन रहता है, वो देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। राष्ट्रपति को वोट कौन देता है, राष्ट्रपति को वोट वही देगा जो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य देंगे, ठीक है, और राज्य विधानसभा के सदस्य देंगे। कौन देगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य देते हैं वोट, ठीक है। कौन देता है, विधानसभा के सदस्य देते हैं। और दिल्ली और दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी देते हैं वोट। ध्यान रखिएगा, कौन, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोटिंग करते हैं, किसको, राष्ट्रपति को, हाँ। पांडिचेरी और दिल्ली को 17वें संविधान संशोधन द्वारा, कब, 17वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के माध्यम से, इससे पहले नहीं था, 1992 17वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें एक और कारण है, परंतु इन्होंने अपना पहला मत, मतलब इन्होंने कब यूज़ किया, 1997 से वोटिंग कब डालना शुरू किया इन्होंने, 1997 से, ध्यान रखिएगा, वोटिंग 1997 से होनी शुरू हुई थी, ठीक है। और 1997 के चुनाव में इन्होंने वोट किया था, हाँ। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य जो होते हैं किसी भी सदन के, वोटिंग नहीं करते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। और राज्य विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते, इसमें राज्य विधान परिषद, क्योंकि राज्य विधान परिषद जो है कुछ ही राज्यों में है, जैसे 5 या 6 में है अभी फिलहाल में, तो इसमें से ये वोटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। आपको राष्ट्रपति को वोट कौन करता है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के, पांडिचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा के सदस्य, और इनके में वोट कौन नहीं देगा, मनोनीत सदस्य नहीं देते हैं। और नंबर दूसरी बात, राज्य की विधानसभा नहीं देते हैं, विधान परिषद, राज्य की विधान परिषद के सदस्य इनको राष्ट्रपति वोटिंग नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि विधानसभा भारत में पूरे टोटल 28 राज्य में हमारे नहीं है, एक कुछ ही राज्यों में, इस टाइम फिलहाल में 5 या 6 में है, तो उनसे और बाकी राज्यों में जब नहा नहीं, वहाँ से वोटिंग का बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए इनको वहाँ पे वोटिंग नहीं दी जाती, ठीक है। इनके निर्वाचक मंडल में यही लोग शामिल होते हैं। अब आर्टिकल 55 देखिए क्या कह रहा है, ये है आर्टिकल 55, ठीक है। आर्टिकल 55 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति क्या, आर्टिकल 55 क्या कहता है, आप इसको ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति क्या होगी, किस प्रकार से उनका चुनाव होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आनुपातिक पद्धति, आनुपातिक पद्धति का मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव मतों के अनुपात के आधार पर होता है, ठीक है, मतों के अनुपात के आधार, अतः राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, ठीक है,
आधे से +1 अधिक मत चाहिए होता है, 50% +1 होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। ठीक, राष्ट्रपति का चुनाव तभी हो जाता है एक उसी में। ठीक है, और इसमें निर्वाचन में क्या होना चाहिए, 50% से थोड़ा सा अधिक, मतलब एक अधिक, ज़्यादा थोड़ा सा नहीं, एक अधिक होना चाहिए। ठीक, और इसमें सेकंड क्या होता है, गुप्त मतदान से वोटिंग होती है। राष्ट्रपति का जो वोट होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में गुप्त तरह के बिना किसी दिखाए किसी को, मतलब बिना किसी को दिखाए, मतलब जब आप जाएंगे गुपचुप अपना वोट डालेंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं, अपना वोट डाले, पर्ची मोड़े और डाले बॉक्स में और चले आए। उसमें नहीं कि मैंने इनको वोट दे दिया, उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। गुप्त मतदान होता है इनका दिखाने। और एकल संक्रमणी मत, एक तीसरी पद्धति क्या है, एकल संक्रमणी मत। ये क्या है, इसमें मतदाता एकल सिंगल वोट देता है। ठीक है, और उसका मत उसके पसंद के आधार पर, जैसे कोई किसी को पहला वरीयता देता है, फिर दूसरी वरीयता, फिर तीसरी वरीयता। ठीक है, कि एक से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित होते हैं इसमें। ठीक है, वो एक से अधिक व्यक्तियों को अपनी वरीयता दे सकता है, किसी को 1 दिया, किसी को 2 दिया, ऐसे होता है। और इसमें क्या है, आपको एक ध्यान रखने वाली नोट, यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, प्रथम मत देना अतः पहली पसंद होती है। ठीक है, आवश्यक होता है कि यदि निर्वाचक मंडल में जो निर्वाचन में वो कह रहा है पहली पसंद नहीं देता है तो मत रद्द कर दिया जाता है। अगर कोई पहली पसंद नहीं दिया, मान लीजिए किसी को दूसरा दे दिया कि पहली पसंद को उन्होंने नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, तो वोट उनका क्या हो जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या, नोटा का प्रयोग नहीं होता। राष्ट्रपति के जो वोटिंग होती है उसमें नोटा का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव देखो मशीन से होता नहीं है, सीधी सी बात है, वो हमारा अभी बैलेट पेपर से ही होता है, तो उसमें नोटा का यूज नहीं होता है। और क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग ही करवाएगा भैया। जो निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्थान है, वो भी राष्ट्रपति का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग ही करवाता है। अनुच्छेद 324 के परिसीमन अधिकारी राज्यसभा या लोकसभा के सचिव बारी बारी से होते हैं, वो तो ठीक है, वो तो हो गया मान लीजिए। और 2000 के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सचिव पीठासीन आरडी, मतलब 2000 में जो चुनाव हुआ था ना, उसमें राज्यसभा के जो सचिव थे उनको पीठासीन अधिकारी बना दिया गया था, यही कहने का मतलब है इनका। ठीक है, और अभी तक क्या हुआ है कि सबसे सर्वाधिक हरिराम चौधरी जो हैं ने 5 बार सर्वाधिक बार राष्ट्रपति का पर्चा भरा था। कौन, हरिराम चौधरी। और अब तक 7 महिलाओं ने भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग ली हैं। कौन, 7 महिलाओं ने। ठीक है, जिसमें से केवल 2 महिलाओं ने ही चुनाव जीता। कौन, एक प्रतिभा सिंह देवी पाटिल और दूसरा कौन है, अभी वर्तमान के हमारी राष्ट्रपति जी जो हैं उन्होंने चुनाव जीता है। ठीक है, और एक बात पता होना चाहिए, एक और नोट रखिए आप, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें द्वितीय गणना से भारत के एक ही राष्ट्रपति अभी तक चुनाव जीते हैं, और जिनका नाम है बीवी गिरी। सन 1969 में इन्होंने चुनाव जीता था, जब उनके द्वितीय चक्र की मतगणना का प्रयोग हुआ था, द्वितीय वरीयता के क्रम में तब हुआ था। हाँ, और मान लीजिए यदि किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक से 1 मत नहीं प्राप्त होता है तो कम मत प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए 50% और से 1 मत प्राप्त कम होता है तो सब वोट के बराबर दिया जाता है और द्वितीय चक्र की मतगणना होती है, फिर द्वितीय चक्र का गणना होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और भारत में अब तक के 1 राष्ट्रपति जो हैं वो निर्वाचित हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, पता है आपको, नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान रखिएगा, भारत में अब तक के सिर्फ 1 राष्ट्रपति जो आपके कैसे निर्वाचित हुए हैं, निर्विरोध। कैसे, जो है नीलम संजीव रेड्डी जी। ठीक है, ये निर्विरोध चुने गए थे, इसका ध्यान रखिएगा आप। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला, और इसका वोट मूल्य कैसे निकाला जाता है राष्ट्रपति का, वो देख लीजिए आप, क्योंकि शायद आप नहीं जानते होंगे। अब देखिए क्या होता है, 1 एमएलए का मत कितना होता है, 1 एमएलए जो है उसका देखिए मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, राज्य की कुल जनसंख्या, ये हो गया राज्य की कुल जनसंख्या, ये हो गया राज्य की कुल जनसंख्या। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, ठीक है, राज्य के निर्वाचित एमएलए की संख्या, ये जो है राज्य के होते हैं निर्वाचित एमएलए, राज्य के निर्वाचित एमएलए की संख्या। ठीक है, यहाँ हो गया की संख्या ही होती है। ठीक है, गुणे 1/1000, 1/1000। ठीक है, 1/1000 होता है। ठीक है, यही आपका फार्मूला, इस फार्मूले से आपका राष्ट्रपति का जो है वो वोट मत मूल्य की गणना की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका इसमें
अभी भी 1971 की जनगणना का हम पालन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण भारत की जनसंख्या में बहुत अंतर। अभी हम तो 1971 की जनगणना के अनुसार ये राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, ये नहीं कि अभी इसको हम बदल दिए हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, 84 में 2002 के माध्यम से 2026 तक जनगणना का आधार वर्ष 2021 1971 ही रहेगा। कब? 2026 तक। अब तो आने वाला है जनगणना, तो 2027 में होने वाली है। आपको मैं बता दूं कि और राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे बिहार है, और बिहार के एक एमएलए के मत मूल्य क्या मतलब पता है आपका कितना होता है? 173 वोट। कितना होता है? 173 वोट। आप निकालेंगे तो आ जाएगा। और जो भारत में सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश का आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या भी है, निर्वाचित सदस्य भी है। यहाँ के मत मूल्य होते हैं 208। बिहार का 173 है, हमारे यहाँ के 208 है, याद ध्यान रखिएगा। और जो सबसे कम मत मूल्य है इसके राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए किस राज्य का है, आपको ये भी बात पता होना चाहिए। सिक्किम, ओनली 7। क्या होता है? ओनली 7। कहाँ 208, कहाँ 173, कहाँ 7। आप सोचिए कि कितना अंतर है। हर राज्य में एमएलए के मत मूल्य अलग अलग हैं, क्योंकि राज्य की जनसंख्या और निर्वाचन सदस्य भी वहाँ के अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे अलग अलग मत मूल्य। इसमें ये नहीं है कि वहाँ के मत मूल्य अलग क्यों। मत मूल्यों में अलग होने के कोई भी रीज़न नहीं है, बस जनसंख्या और निर्वाचित सदस्य जो होते हैं। जिसकी जनसंख्या जितनी भारी वही है कहानी, उसी पे आधारित है, अभी तक चल रहा है। इसलिए दक्षिण भारत इसका विरोध करता है। अभी जनसंख्या को लेकर जो अभी हो रहा था उसके बारे में दक्षिण भारत ने कुछ अभी आपत्तियां भी जताई थी, उसके बारे में आगे जो देखा होगा वो देखा जाएगा। और 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में देश के कुल विधायकों के वोटों की मत मूल्य कितनी थी? 5,43,231। अभी जो 2022 में चुनाव हुआ था उसमें टोटल विधायक एमएलओ का मत मूल्य कितना है? 5,43,231। मतलब इतने सदस्य नहीं है, इतने मत मूल्य हैं, क्योंकि अब भारत उत्तर प्रदेश में 403 गुणे 208 करिए, देखिए कितना मत मूल्य होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, और एक होता है एक एमपी का मत मूल्य किसके बराबर होगा। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक एमएलए का मैं बताया, अब एक एमपी, और एक एमपी का जो है एक एमपी के मत मूल्य का, एक एमपी के मत का मूल्य, ठीक है, के मत का मूल्य इसका कितना होता है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा देश के विधायकों के वोटों का कुल मूल्य। देश के विधायकों ठीक है, ये है देश के विधायकों के वोटों, ठीक है, वोटों का कुल मूल्य, ठीक, ये हो जाएगा आपका कुल मूल्य, ठीक, ये हो जाता है कुल मूल्य बटा में क्या आएगा आपका? निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या हो जाएगा, निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या, ठीक है, निर्वाचनों की कुल संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा, अब जैसे यहाँ पे है, अभी निकालना हुआ आपको, जब ये हो जाएगा 54 लाख, ये कितना, इतना ही मत मूल्य था ना उसका 31, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, अभी जो निर्वाचित 776 है, ठीक है, और टोटल हो जाएगा 700 वोट। ये 776 मत सोचिएगा कि इनसे दोनों लोकसभा और राज्यसभा को मिला के यहाँ पे, ठीक है। सभी सांसदों का मत मूल्य बराबर होता है। देश के कुल सांसदों का मत मूल्य कितना है? 5,43,200 है, ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ, और इसका जो है, इसका सुप्रीम कोर्ट में ये सब तो निर्वाचन की पद्धति जो बाद में है उसको बता दिया जाएगा आपको। अब देखिए आर्टिकल 60 क्या कहता है आपको। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की का शपथ। अब जब भाई निर्वाचित होकर आएंगे तो आर्टिकल 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ। क्या है? शपथ। अब भाई कोई निर्वाचन होके आएगा तो अपना कार्य करने से पहले कुछ तो होगी क्राइटेरिया संविधान के अनुसार, अपना शपथ लेंगे, उस अनुसार कार्य करेंगे ना, मनमाना ढंग से तो कार्य करना नहीं है। भारत का राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, मतलब भारत का राष्ट्रपति जो संविधान की रक्षा, प्रतिरक्षा और परिरक्षा, ठीक है, परिरक्षा की शपथ लेता है। ध्यान रखिएगा, संविधान की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। किसको? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, CJI दिलाते हैं। नोट, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है। हर सबका तो तीसरी अनुसूची में, लेकिन राष्ट्रपति का जो शपथ लेते हैं वो भारत के तीसरी अनुसूची, संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया, इसका उल्लेख अभी नहीं बता। आर्टिकल क्या है? अब आर्टिकल 56, ठीक है, आर्टिकल 56। एक मिनट रुकिएगा ना, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो है ये 60
अच्छा ठीक है, 56 क्या कह रहा है आपका 56 क्या कह रहा है, आर्टिकल 56, आर्टिकल जो 56 है ये क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होगा। जिस दिन से उन्होंने पद को धारण किया, शपथ लिया, वहाँ से कितने दिन, 5 साल। राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष से अधिक उत्तराधिकारी के आने तक रह सकता है। जैसे कोई भी राष्ट्रपति 5 साल उसका पूरा हो गया तो उसी दिन नहीं छोड़ देगा, जब तक उसका कोई नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक वो राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, तब तक वो अपने पद पर ऑलरेडी बना रहेगा। और आगे देखिए क्या कह रहा है, अब हटेगा कैसे भैया, 5 वर्ष के बाद कैसे खाली होगा, इसमें खाली होने का क्या है, वो त्याग पत्र देगा। अगर राष्ट्रपति क्या करेगा, त्याग पत्र दे दे और महाभियोग की प्रक्रिया लग जाए उस पर, महाभियोग से या तो क्या है लास्ट में क्या है, मृत्यु हो जाए। ये तीनों पद्धति से राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी सीट को अपने सीट को खाली करना पड़ सकता है। ठीक है, अब जैसे त्यागपत्र है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र क्या कहेगा को किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की प्रथम सूचना, पता है अब राष्ट्रपति ने क्या किया कि अपना त्यागपत्र दे दिया किसको, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को जो अपना त्यागपत्र दे देगा तो वो जो उपराष्ट्रपति उसको स्वीकार करेंगे तो वह उनको क्या काम है उनका कि वह सबसे पहले किसको सूचित करेंगे कि हाँ हमारे देश के प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेंगे। किसको करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेंगे। और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को कभी भी त्यागपत्र नहीं सौंपते, याद रखिएगा, क्योंकि सब लोग सोचेंगे कि शपथ तो ही दिला रहे हैं तो उन्हीं को देंगे, तो ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे, ये नहीं कि ये अपना त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को देंगे, ऐसा नहीं करेंगे वो। यदि राष्ट्रपति का पद पर रहते हुए मृत्यु या महाभियोग से त्यागपत्र किसी भी आकस्मिक कारण से हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हर हाल में 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है राष्ट्रपति का। अगर मान लीजिए किसी भी कारण राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाती है, महाभियोग लग जाता है या त्यागपत्र दे देते हैं, तो अगले 6 महीने के अंदर किसी भी कीमत पर भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होगा, ये निश्चित है। ठीक, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन के कार्य को कर सकता है। मान लीजिए इसे राष्ट्रपति नहीं है तो वो क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति उस पद को संभालेंगे। ठीक है, पर कार्य राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के तौर पे ही वो कार्य करेंगे, ये नहीं कि वो अपने पद पर, वो राष्ट्रपति के तौर पे ही उस कार्य को करते हैं। और उपराष्ट्रपति के भी ना होने पे, मान लीजिए राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है, का मुख्य न्यायाधीश के ना होने पे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम, मान लीजिए राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो उस पद को कौन देखेगा, राष्ट्रपति को। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश कौन देखेगा, जो CGI के बाद का होगा, जो बचा होगा वही देखेगा। कौन, राष्ट्रपति का पद। ध्यान रखिएगा, तीनों लोग अनुपस्थित है तो चौथे उनकी उपस्थिति कौन करे, देखेगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठतम कौन, न्यायाधीश। और यह क्या होता है, संसद ने सन 1969 में से 1969 में क्या हुआ था कि नियम बनाकर यह प्रावधान किया था कि ऐसे हमको करना है। अगर मान लीजिए अकस्मात किसी भी चीज़ पे कोई नहीं है, तब के लिए हम क्या करेंगे, हमारा यही काम में होगा, हम यही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत के राष्ट्रपति श्री जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, उस पर बीबी गिरी ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। ठीक है, ग्रहण कर लिया था। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर क्या किया था, कार्यवाहक के तौर पर कार्य किया था। कौन, हिदायतुल्लाह। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे वाला हर वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद की शपथ लेगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के जब खाली पद है उस पर जो आएगा कार्यवाहक भी बन के वो राष्ट्रपति का शपथ लेगा, जो दिया हुआ है उस अनुसार संविधान के संरक्षक के रूप में संविधान का शपथ लेगा। क्या महाभियोग, क्या महाभियोग शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 56 में किया गया। ठीक है, 56 में किया गया महाभियोग का प्रयोग। और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। किस में दी गई है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है।
ठीक है, किस प्रकार महाभियोग चलाया जाएगा। और भारत के संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है और किसी के लिए भी नहीं। राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग का प्रयोग भारत के संविधान में किया गया है और अन्यथा किसी के लिए भी ये प्रयोग नहीं किया गया। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पे दिया है? अनुच्छेद आर्टिकल 61, ठीक है, क्या कहता है? 61 में दी गई। लेकिन भारत में किसी भी पद पे रहने वाले के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ महाभियोग किसके लिए लाया जाएगा? राष्ट्रपति के लिए, ध्यान रखिएगा। और किसी के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखिए आपका आर्टिकल 61 आ गया, महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल 61 महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। ये क्या है? ये महाभियोग की प्रक्रिया में क्या है? महाभियोग कब चलता है राष्ट्रपति के ऊपर? देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। क्या? कहीं भी ला सकते हैं हम। राज्यसभा, लोकसभा में भी ला सकते हैं इसको और राज्यसभा में भी ला सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप विधानसभा में ला देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। ये दूसरा हो गया। लोकसभा या राज्यसभा जिस सदन में कार्रवाई शुरू होगी उसे प्रथम सदन कहते हैं, ठीक है। इसमें दोनों में से किस में भी अगर पहले मान लीजिए इसी में आ गई तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रथम सदन। क्या कहेंगे? प्रथम सदन। जिसमें प्रक्रिया शुरू होगी, या राज्यसभा में आई तो भी इसको हम कहेंगे प्रथम सदन, ठीक है, प्रथम सदन। जिसमें स्टार्ट होगी महाभियोग की प्रक्रिया उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम डायरेक्ट कह देंगे वो प्रथम सदन है, ठीक है। इसके अनुसार प्रक्रिया शुरू होने के क्या है? प्रक्रिया शुरू कराने के लिए टोटल सदस्यों का कितना होना चाहिए? 1/4 सदस्य। 1/4 सदस्य प्रक्रिया को शुरुआत करा सकते हैं। प्रक्रिया की शुरुआत कराएंगे, ठीक है। किसकी? महाभियोग की, किसी भी सदन के, उस सदन के, ठीक है। और प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 14 दिन पूर्व, अगर महाभियोग आप ला रहे हैं सब कुछ, तो उस पर क्या प्रस्ताव पे जब चर्चा होगी तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को आप सूचना देंगे कि आपके खिलाफ महाभियोग आया हुआ है। 14 दिन पहले ही पूर्व उसको सूचना आपको दे देनी है, ठीक है। सूचना देना, राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो खुद अपना पक्ष रखे, या अपने एक जगह किसी और को अपना प्रतिनिधि भेजे, या बोले कि ठीक है आप जाके देख के आओ क्या है, कैसा नहीं है। लेकिन हाँ, सबको भेज सकता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति नहीं भेजेगा। अपनी प्रक्रिया मतलब महाभियोग की प्रक्रिया के वक्त अपनी जगह पे अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति नहीं भेजेगा। ये आपको कभी भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। इसको अगर पूछ देगा तो आप फंस सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और सदन में 2/3 क्या होता है? 2/3 के कुल बहुमत, कुल सदन संख्या निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य दोनों, ठीक, टोटल के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। क्या है? 2/3 सब सदस्य मिलकर 2/3 से उस प्रस्ताव को हम पारित करवाते हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रक्रिया दूसरे सदन में चली जाती है। जब पहले सदन से, प्रथम सदन से पास होकर दूसरी प्रक्रिया दूसरे चली जाती है तो दूसरे सदन में जो सदन को जांच सदन कहते हैं, जो है उसमें जांच होगी तो उसको जांच सदन कह देंगे। जिसके बाद संसद राष्ट्रपति भी महाभियोग की जांच करता है, वहाँ लग नहीं जाएगा, फिर जांच शुरू हो जाएगी दूसरे सदन में। और राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया नहीं, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और जब वो दूसरे सदन में जाएगा, प्रथम सदन से 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाएगा वो जांच कर लेगा। फिर जब दूसरा सदन यदि राष्ट्रपति को दोषी पाता है, अगर दूसरा सदन राष्ट्रपति को दोषी पाता है कि नहीं इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए, 2/3 कुल सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है और राष्ट्रपति तुरंत हट जाते हैं। क्या है? अगर दोनों सदनों में हो गया तो राष्ट्रपति तुरंत हटा दिए जाते हैं। और जब राष्ट्रपति दोनों सदनों में 2/3 प्रक्रिया से हटते हैं, ये नहीं कि वैसे हट जाएंगे, टोटल का मतलब निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य टोटल का 2/3 2/3 होना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। राज्य विधानसभा के सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, आपको पहले ही बता दिए। ये मत सोचिएगा कि इसके निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्यों ने भाग लिया है तो ये भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में कोई भी कार्य उसका नहीं है, भाग नहीं लेता।
और अब तक भारत में किसी के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाई नहीं गई है, ठीक है। आई तो है, एक दो लोगों के खिलाफ आई है, लेकिन अभी तक महाभियोग से कोई भी भारत का राष्ट्रपति हटाया नहीं गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार में उसकी वेतन वजह, पता है क्या है, जब महाभियोग चलता है तो ये नहीं कि राष्ट्रपति की वेतन भत्ता उसके किसी चीज़ में किसी में कटौती, कोई कटौती नहीं की जा सकती। जो है वो सुचारू रूप से भारत चलता रहेगा, उसमें कोई कटौती नहीं कि भारत में मतलब महाभियोग की प्रक्रिया चल रही थी इनके भत्ते में कटौती होगी, इनकी किसी भी सुख सुविधा में कटौती, ऐसी कोई प्रक्रिया में ऐसी कोई भी किसी भी जगह उनकी कटौती नहीं की जाती। इसको आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 57 क्या कहता है, आप देखिए, आप ये है आर्टिकल 57, ठीक। आर्टिकल 57 में क्या है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। क्या है राष्ट्रपति का क्या होता है, पुनर्निर्वाचन होता है, पुनर्निर्वाचन, ठीक। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति को दोबारा नियुक्ति की जा सकती है। इसका संविधान में नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति एक ही बार होगा या 2 बार होगा, ऐसा कोई उल्लेख नहीं हुआ। या भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, आर्टिकल 57 कहता है, ठीक है। कितनी भी बार बन सकते हैं, ये नहीं कि एक ही बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे, 3 बार, इसका कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है। और आपका क्या 59 राष्ट्रपति के पद और शर्तें क्या क्या हैं ये देख लीजिए आप। यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 59 क्या कह रहा है, इसके राष्ट्रपति के पद और शर्तें दिया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति के क्या दिया, राष्ट्रपति के पद की शर्तें, पद की क्या क्या शर्तें होंगी, ये देखिए यहाँ पे पद की शर्तें दे दिया है आपको। राष्ट्रपति की पद की शर्तें, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। वे संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्हें 5 लाख जो वेतन और भत्ता मिलता है उसको 5 लाख रुपए का वेतन और भत्ता मिलता है। और आवास, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति आवास प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, एक आवास भी मिलता है। सेवा काल, जब तक भारत का राष्ट्रपति है उसके दौरान क्या होता है कि उसके वेतन और भत्ते में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आर्टिकल 53 क्या हुआ, छूटा था हमसे शायद, आर्टिकल 53 देख लीजिए आप क्या कह रहा है। ये आर्टिकल 53, ठीक है। आर्टिकल 53 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या दिया है, अब रह गया राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है। और 53 में जो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ दिया, इसके पहले जो मैं आपको करवाया था वो सब आप रिवीजन कर लीजिएगा। अभी राष्ट्रपति की जो है वो शक्ति हम आपको पढ़ा देना है। अनुच्छेद 53 में क्या कह रहा है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति का यहाँ तक हो गया। अब राष्ट्रपति का जो अगला है और राष्ट्रपति 59 और राष्ट्रपति का जो अगला भी बचता है आपका पूरा कार्यपालिका में राष्ट्रपति बनता है बचता है, इसको आपको मैं अगले क्लास में पूरा कराने की कोशिश करूँगा। अभी तक बस यहीं तक राष्ट्रपति की जितना है यहाँ तक, और इसके बाद आगे की क्लास में आपको बताएंगे।